हेलो बच्चों। मैं हूँ राज रौनियार। और बेटा आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। होता क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? तो इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर में मेंडल के कौन सा एक्सपेरिमेंट में ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आया और क्यों आया। ठीक है। तो मेंडल्स ने सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। ठीक है ना, यानी कि वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को चूज किया था उन्होंने। एक टाल प्लांट लिया था, एक डॉर्फ प्लांट लिया था। ठीक है, और उनके बीच में क्रॉस पोलिनेशन कराया था। तो हमने क्या देखा था कि F1 जनरेशन में सारे जो पौधे थे वो क्या थे, टाल थे। तो उसी के आधार पर यानी कि हम उसी उसी बेस पर उन्होंने पहला अपना काउंटर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का पहला जो रूल दिया वो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस था। बात समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है बेटा। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने दिया था कि सारे पौधे टाल क्यों हैं, छोटे क्यों नहीं हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि पहले जनरेशन में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कैरेक्टर अपने आप को शो करते हैं उसे डोमिनेंट करते हैं, जो अपने आप को नहीं शो कर पाते वो क्या था, रिसेसिव कहलाते थे। यहाँ पे डॉर्फ प्लांट जो होते हैं, डॉर्फ प्लांट F1 जनरेशन में अपने आप को शो नहीं कर पाए थे। ठीक है, इसलिए उनको क्या कहा गया, रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक वाले फैक्टर या फिर जीन कहा गया। मेंडल ने उसे फैक्टर कहा था, आज हम लोग उसको जीन कहते हैं। ठीक है, यू नो। फिर उसके बाद इन्होंने टाल प्लांट्स का, मेंडल ने क्या किया, उन्हीं टाल प्लांट्स के जो हाइब्रिड प्लांट था, ये F1 जनरेशन में ज़्यादा सारे जितने प्लांट आए थे उनको क्या कहते हैं बेटा, हाइब्रिड प्लांट, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है हाइब्रिड प्लांट। अब क्या किया मेंडल ने दोबारा कि उन हाइब्रिड प्लांट का क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। क्या करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। तो इन्होंने क्या देखा, मेल गैमिट फीमेल गैमिट। ठीक है, यू नो दैट गैमिट फॉर्मेशन और अलग अलग हुए, और यूजिंग ए पुनेट स्क्वायर बोर्ड हमने क्या किया, ये ऐसे कर दिया। ठीक है, ये आपको पता है। फिनोटिपिकली हमने क्या देखा, फिनोटिपिकली हमने देखा कि एक जो तीन पौधे क्या थे, लंबे लंबे थे। तीन पौधे जो होते हैं लंबे लंबे थे, और एक पौधा क्या आ गया, छोटा आ गया। यानी कि एक प्लांट जो होता है ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक आ गया। यानी कि F2 जनरेशन, यानी कि ये क्या है, F2 जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन में हमें क्या मिला, 3:1 फिनोटिपिकली। यानी कि बाहर से वो पौधे कैसे थे, दिखाई दे रहे थे फिनोटिपिकली बाहर से 3:1, तीन लंबे एक बौने। लेकिन जीनोटाइप की डीपली हमने देखा, जीनोटाइप यानी कि जेनेटिकली वो कैसे मॉडिफाइड है। तो जेनेटिकली हमने देखा कि एक प्योर था, प्योर टॉलनेस था, दो हाइब्रिड वाले थे। एक प्योर था, दो हाइब्रिड वाले थे, और एक जो था वो डॉर्फ वाला था। अब मेंडल के दिमाग में ये आया कि आखिर में ये डॉर्फ वाला कैरेक्टरिस्टिक कैसे आ गया। तीन तो ठीक है, तीन लंबे आ गए, चलो ठीक है, लेकिन ये डॉर्फ वाला कैसे आ गया। डॉर्फ वाला जो कैरेक्टरिस्टिक था वो तो विलुप्त हो चुका था F1 जनरेशन में, ये सेकेंड जनरेशन में आ कैसे गया। ठीक है, इसी पर उन्होंने क्या दिया, अपना रूल दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में होता क्या है। ठीक है, आखिर ये फैक्टर ये नया कैसे आ गया। ठीक है, तो मेंडल ने बताया, बोला उन्होंने कि जब प्रत्येक कोई भी पेरेंट्स हैं, चाहे टाल हो चाहे ड्वार्फ हो, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके पास फैक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, फैक्टर को आज हम लोग जीन कहते हैं। तो जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं। यानी कि जो जीन होते हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को शो करने के लिए वो हमेशा पेयर में रहते हैं। ठीक है ना, तो मेंडल ने उसे क्या कहा था, फैक्टर कहा था। ठीक है बेटा, तो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को शो करने के लिए वो जीन या फैक्टर पेयर में होते हैं। ठीक है ना, पेयर में होते हैं। और ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन के समय ये फैक्टर के जो पेयर हैं, जिसे इन्होंने एलील्स कहा था, ये एलील्स जो होते हैं, एलील्स टी एक टी एलील हो गया। तो ये गैमेट फॉर्मेशन के समय ये एलील्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, तो गैमेट फॉर्मेशन के समय एलील्स जो होते हैं, जो पेयर वाले होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। और प्रत्येक गैमेट में चाहे वो मेल गैमेट हुआ चाहे फीमेल गैमेट हुआ, प्रत्येक गैमेट में एक कैरेक्टर का यानी कि एक फैक्टर का केवल एक ही एलील्स आता है। ठीक है ना, एक ही एलील्स, ये गैमेट हो गया। ठीक है ना, एक ही एलील्स आता है। तो प्रत्येक कैरेक्टर से केवल प्रत्येक गैमेट में एक कैरेक्टर के केवल एक ही एलील्स आते हैं।
ठीक, ये इन्होंने रूल दिया कि क्या क्या है कि गैमेट फॉर्मेशन के समय एलिल्स जो होते हैं, जो पेयर में होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। यही हाल तो F1 जनरेशन में क्या हुआ कि जब F1 जनरेशन में जब फिर से फ्यूजन हुआ, क्रॉस पोलिनेशन हुआ, तो सारे पौधे टालनेस थे। उस टालनेस में हमें क्या दिखाई दिया कि एक कैपिटल टी था और स्मॉल टी था। ठीक है ना, कैपिटल टी यहाँ पर डोमिनेंट होने के चलते स्मॉल टी वाली कैरेक्टरिस्टिक को क्या किया, इसके कैरेक्टर्स को, यानी कि टालनेस वाले कैरेक्टर ने स्मॉल टी वाले डॉर्फनेस वाले कैरेक्टर को क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया, यानी कि अपने आप को शो किया, और इसके कैरेक्टर को क्या कर दिया, छुपा दिया, रोक दिया, इनहिबिट कर दिया। ठीक है, ये इन्होंने F1 जनरेशन में देखा। अब जैसे उसका सेल प्रोडक्शन किया तो हमने क्या देखा कि लास्ट वाला टी दिया। तो वो उनका कहना ये था कि जो F1 जनरेशन में जो प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक हमको नहीं मिली थी, वो F2 जनरेशन में हमको रिकवर मिली, हमको फिर से वो प्लांट मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि गैमेट के फॉर्मेशन के समय जो टी इसके साथ था, जो स्मॉल टी इसके साथ जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, क्या इसके साथ रहने से इसकी कैरेक्टरिस्टिक लॉस हो गई? नहीं, ये इसके साथ लॉस नहीं हुई है। बस इसके साथ कुछ समय तक, जब तक इसके साथ है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, तो स्मॉल टी जब कैपिटल टी के साथ जब तक साथ है, तब तक वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक को रोके हुआ है। कौन रोका हुआ है? डोमिनेंट टी रोका हुआ है। ठीक है ना, जैसे इससे सेपरेट होता है सेल पोलिनेशन में, जैसे ये दूसरे से सेपरेट होता है और फिर से आपका गैमेट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फिर से वो अपने जैसे ही पार्टनर को देखता, अपने जैसे गैमेट्स को देखता है, अपने जैसे सेम गैमेट्स को देखता है, तो फिर से वो पेरेंटल की तरह आ गया, डॉर्फ वाला आ गया। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल हुआ? गैमेट के फॉर्मेशन से ही ना पॉसिबल हुआ, गैमेट के फॉर्मेशन से ही पॉसिबल हुआ। कभी तो स्मॉल टी आया। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि स्मॉल टी इसके साथ था, जब ये इसके साथ था तो अपने कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं किया। जब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ था तो अपने कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही सेल पोलिनेशन में, दूसरे F2 जनरेशन में सेल पोलिनेशन में जैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए, कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग हुए, और फिर से फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये फिर से जा करके इनके साथ मिल गए। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें क्या कहता है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें ये कहता है कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक हमें नहीं मिला, जो हमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाई दिया, डॉर्फ कैरेक्टरिस्टिक हमें नहीं दिया, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है उसको रोका हुआ, तो उसके कैरेक्टर्स को छुपा दिया था। लेकिन जैसे ही F2 जनरेशन में गए और जैसे ही वो फिर से वो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हुए गैमेट फॉर्मेशन के समय, और जैसे ही अलग हुए और फर्टिलाइजेशन के समय फिर से वो मिल गया अपने रीयूनियन के साथ, स्मॉल टी के साथ मिल गया। ये हुआ टी के साथ मिला। ये कब हुआ? क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन हुआ, और फिर से वो डॉट प्लांट आ गया। तो डॉट प्लांट आया क्यों? इसलिए ये मेंडल्स ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रूल दिया। बात समझ में आ रहा है? इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको बस समझ में आना चाहिए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता क्या है, ठीक है। मैं इसको अभी लिख कर दे देता हूँ। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? स्टेट आपकी बुक में क्या लिखा है बेटा? बुक में ये कहता है कि दिस लॉ स्टेट दैट द थ्रू द पेरेंट्स कंटेन 2 एलिल्स, ठीक है ना। हमें पता है कि किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के लिए 2 एलिल्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। और गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर और एलिल्स आर पेयर सेग्रीगेट। गैमेट फॉर्मेशन के समय ये दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ये स्मॉल टी भी ले लिया जाए, ये अलग अलग हो गए, ठीक है ना, अलग अलग हो गए। सच दैट ए गैमेट रिसीव, यानी कि जो गैमेट्स होते हैं वो अपने पेरेंटल से केवल एक फैक्टर, यानी दोनों फैक्टर में से केवल एक ही फैक्टर रिसीव करता है, यानी कि एक ही एलिल्स रिसीव करता है। एक फैक्टर में 2 एलिल्स होते हैं और दोनों एलिल्स जो होते हैं उसमें से केवल एक ही एलिल्स जो होते हैं गैमेट में आते हैं, ठीक है। हेंस क्या लिखा है? हेंस द एलिल डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। मतलब क्या हुआ कि हमने क्या देखा कि जब इनका क्रॉस पोलिनेशन कराया तो सभी पौधे स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और जैसे ही हमने इसका सेल पोलिनेशन कराया बेटा, सेल पोलिनेशन कराया तो हमें एक स्मॉल टी मिला था F2 जनरेशन में,
और पहले जनरेशन में हमें स्मॉल टी यानी कि डॉर्फ हमको नहीं मिला था, नहीं मिला था, डॉर्फ नहीं मिला था। तो यही बोला है कि जो एलिल्स जो होते हैं, वो एलिल्स जो होते हैं वो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को रोक तो देते हैं पर उसको हमेशा के लिए ब्लेंड नहीं कर पाते, यानी कि हमेशा उसको उसी कैरेक्टरिस्टिक को लॉस नहीं कर देते हैं। कब वो कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो गया, नहीं, जैसे ही वो इसके चक्कर से बाहर हुआ, जैसे इससे अलग हुआ, फिर से अपनी कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर दिया, शो कर दिया। द एलिल्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मतलब उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक को रोक मतलब कि लॉस नहीं कर देता, खत्म नहीं कर देता है। बस जब तक इसके प्रभाव में रहता है तब तक उसके अपने जो डोमिनेट रहता है अपनी कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। जैसे ही अलग हुआ, गैमेट फॉर्मेशन के समय अलग हुआ और अपने पुराने साथी से मिल गया, अपने पुराने जैसे साथी से मिल गया, तो फिर से वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक को शो कर दिया। सिंपल है। हैंस द एलिल्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ठीक है ना। F2 जनरेशन हमको मिल गया, ब्लेंडिंग कहाँ हुआ, ये डॉर्फ कैरेक्टरिस्टिक ब्लेंडिंग कहाँ हुआ, क्यों F1 जनरेशन में नहीं बना था, लेकिन F2 जनरेशन में हमको मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये F2 ब्लेंडिंग नहीं हुआ था, अपनी कैरेक्टरिस्टिक को खोया हुआ नहीं था, हाँ इसके साथ रहने से कुछ समय तक ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक को रोका हुआ था, जैसे अलग हुआ फिर से अपनी कैरेक्टरिस्टिक को वापस आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक लॉस नहीं होते हैं, ठीक है ना। एलिल्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर, दोनों कैरेक्टर्स यानी कि टालनेस और डॉर्फनेस हमें किसमें प्राप्त होंगे, F2 जनरेशन में प्राप्त हो गए, ठीक है ना, जो F1 जनरेशन में नहीं मिला था, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मैं इसको थोड़ा सा ले लेता हूं इस तरह से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर पसंद आता है तो, ठीक है ना। और अगर नहीं पसंद आया है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, और मैं उसको फिर से सुधार करके उसको मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। कहाँ पॉइंट पे कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसको फिर से मैं बना दूंगा, ठीक है ना। लेकिन सेटिस्फैक्शन होना चाहिए बेटा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बाय। हाँ, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्लास में तीसरा जो रूल था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो कैसे आया, ठीक है, इन डाई हाइब्रिड क्लास में कैसे आया, क्यों आया, ठीक है। चलिए बेटा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।